हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैं ऐसे इस तरीके से रिवाइज किया करता था ताकि मेरा जो बैकड्रॉप है ना, कोई भी ऐसा टॉपिक जो मैं रिवाइज कर चुका हूँ उसमें से ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए मेरा, ताकि मुझे मार्क्स का लॉस ना हो। अब स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये आती है ना, वो इतना जल्दी जल्दी रिवीजन करता है कि रिवीजन करते करते कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उसके मिस हो जाते हैं और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी उसी टॉपिक से बन जाता है और वो अपने रिवाइज्ड किए हुए टॉपिक से, अपने पढ़े हुए टॉपिक से मार्क्स लूज कर देता है। इस रिवीजन शीट वाली जो सीरीज चल रही है ना, इसका यही मोटिव है कि आप वो मार्क्स लूज ना करो, प्लस आपने जो टॉपिक पढ़ चुका है ना, आप जो टॉपिक अच्छे से जानते हो, ठीक है, उसमें तो एटलीस्ट आप 100% स्कोर कर पाओ। हम उसी में हेल्प करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए रिवीजन शीट्स लेके आ रहे हैं जिनमें हमने आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुट अप किए हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड। एक हर मतलब उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। अगर आपको क्या करना है ना, आपको रिवीजन शीट डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन में देख के, और फिर आपको एक एक करके उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये नहीं सोचना कि आपको आता है या नहीं आता है, आपको उनका आंसर करना है। अगर आप आंसर कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको वो टॉपिक आता है, आप आगे बढ़ सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे ना, तो आपको उस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, डिपेंड ऑन आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, और आपको वो टॉपिक को अब क्लियर करना है, ठीक है। आप हमारा यही मोटिव है ना कि आप सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करो जिन पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है, रेदर देन कि आप सारा चैप्टर पढ़ पा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आज का हमारा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे ना इस चैप्टर में बहुत ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है जहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपको इस चैप्टर में अगर स्कोर करना है ना, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप बहुत कम पढ़ के भी इस चैप्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो बात करते हैं, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ की लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो दिया गया है ना, उसमें डिफरेंस क्या है। जी हाँ, हम ना कंसेप्चुअल बात करने वाले हैं कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए इस चैप्टर को लेके, ठीक है। बिकॉज ये एनिमल फिजियोलॉजी है और आपको पूरी लाइफ ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही डील करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से अच्छे होने चाहिए। तो आपकी पहली चीज़ आपको जो देखनी है ना, वो ये है कि जो मूवमेंट और लोकोमोशन आपको दिया गया है ना, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन से अलग है, आपको ये देखना है। फिर हम आगे बात करते हैं, आपको ये पढ़ना है कि जो वेरियस मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है ना, उनमें जो वेरियस मूवमेंट्स है वो किस किस तरह की मूवमेंट्स दिखाते हैं, वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें क्या क्या मूवमेंट्स दिखाई देती हैं, आपको वो पता होना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो हमारा शरीर है ना, उसमें किस किस तरह की मूवमेंट्स पाई जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो जो मूवमेंट्स ह्यूमन बॉडी में हो रही है ना, उन मूवमेंट्स का सेल्यूलर बेसिस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद हमारे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर के साथ। फिर हम आते हैं मसल। जितना मैंने अभी आपको बताया ना, वहाँ से अभी तक नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। नीट में क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से, ठीक है, मसल से। और मसल में भी कहाँ से, स्ट्रक्चर ऑफ मसल से और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से, ठीक है। ये दो अगर आपके टॉपिक हो गए तो आप मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहली चीज़ तो आप स्कोर कर लोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है, स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स से। तो स्केलेटल सिस्टम में आपको बोन्स देखनी है, फिर जॉइंट्स में आपको वही साइनोवियल जॉइंट्स में देखना है, और फिर जाके आपको डिसऑर्डर्स में ये डिसऑर्डर्स के नाम याद रखना है। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं मसल से। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए जो मस्कुलर टिश्यू है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और ऐसी कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ मस्कुलर टिश्यूज़ में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कि जो 3 टाइप के आपको टिश्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है, स्केलेटल, विस्रल और कार्डियक। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के मस्कुलर टिश्यूज़ दिए गए हैं ना, इसमें क्या फ़र्क है आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको आगे जाके ना किस बेसिस पे आपको डिफरेंस किस बेसिस पे पता होना चाहिए, कार्डियक, स्केलेटल और विसरल पे। पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनमें क्या डिफरेंस है, फिर फंक्शन के बेसिस पे उनमें क्या डिफरेंस है, आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम दिया गया ना, एक जनरल मसल का दिया गया है, एक जनरल स्केलेटल मसल का ये डायग्राम दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल स्केलेटल मसल है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स का मतलब है कहाँ उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा, कहाँ उसमें मस्कुलर टिश्यू होगा, और अगर एपिथेलियम प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है वो एपिथेलियम। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लस जो उसमें नर्व फाइबर्स पाए जा रहे हैं, उसमें वेसल्स पाई जा रही है, ठीक है, ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, तो वो सब कहाँ है आपको वो भी पता होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो इसके जो सेल्यूलर कंपोनेंट है ना, कि मतलब ये जो बिल्कुल डीप तक जा रहा है, ये मसल, जो मसल है ना, आपको मसल से स्टार्ट करना है,
ठीक है, मसल, मसल फाइबर और फिर फिब्रिल तक जाना है, तो लास्ट में आपको फिब्रिल तक जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बीच में कहीं सेलुलर बेसिस आएगा, तो आपको सेलुलर बेसिस पता होना चाहिए कि हाँ ये जो मसल बन रही है ना ये इसी सेल से मिलके बन रही है, ये सेल मिलके ये बना रही है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये मिलके आगे जाके मसल बना रहे हैं। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं मायोफिब्रिल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे एक्टिन और मायोसिन खुद को एक दूसरे पे अरेंज होके ये डार्क और लाइट बैंड की अपीयरेंस देते हैं, जो अभी आप देख रहे हो। तो कैसे एक्टिन और मायोसिन खुद को ऐसे अरेंज करते हैं ये डार्क और लाइट बैंड की अपीयरेंस आए, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपको ये पता होनी चाहिए। फिर यही जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये आ जाएगा कि जनरल एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ अ मसल फाइबर। आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल एनाटॉमिकल फीचर्स है मसल फाइबर के। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन जो आपको दिए गए हैं ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो आपको उनके कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या एक्टिन का कॉम्पोनेंट होते हैं और क्या क्या मायोसिन का कॉम्पोनेंट पता होने चाहिए, ठीक है। ये कंपोनेंट पता होने के बाद आप वो जो कंपोनेंट्स है ना, आपको उन कंपोनेंट्स के फंक्शन पता होना चाहिए कि ठीक है एक्टिन में जो ये 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनके क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, कैसे कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसमें आपको ये डायग्राम दिया गया है। अब इस डायग्राम में स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है ना, वो यही नहीं समझ पाता कि डायग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस डायग्राम में उतने अच्छे से नहीं समझाया गया, ठीक है। अगर आपको इसे अच्छे से समझना है आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, या आप वीडियोस देख सकते हो ऑनलाइन, neetprep.com पे अवेलेबल है, तो आप उनसे इसे अच्छे से समझ सकते हो। बिकॉज ये डायग्राम मैं नहीं मानता कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। सो आपको क्या करना है, आपको इस मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो आप अच्छे से कैसे पढ़ोगे? अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपको ना एक स्कीमेटिक वे में पढ़ना है। स्कीमेटिक वे में मतलब तो आपको सबसे पहले बात करनी है एक्साइटेशन की, कि जो मसल फाइबर का एक्साइटेशन हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ वो एक्साइटेशन के साथ कैसे रिस्पॉन्स करता है, एक्साइटेशन के लिए उसका क्या रिस्पॉन्स है। एक्साइटेशन हो गया मसल फाइबर का, अब मसल फाइबर में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कैसे, ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन हो रही है, कि जो एक्टिन है ना वो मायोसिन के ऊपर कैसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। आपको ये देखना है कि एक्टिन जो है ना वो मायोसिन के ऊपर कैसे स्लाइड कर रहा है, आपको ये देखना है। फिर तीसरी चीज़ होती है वो है रिलैक्सेशन की, कि रिलैक्स कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया, अब आपको रिलैक्सेशन करना है, तो वो रिलैक्सेशन कैसे होगा आपको ये देखना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको ये सारी की सारी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है ये पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि एनाटॉमिकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि ऑब्जर्वेबल मसल फाइबर है ना, जो मसल फाइबर या मसल कहूँ तो मसल में ना क्या क्या ऑब्जर्वेबल चेंजेस आ रहे हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप ये चीज़ पढ़ लोगे। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे एनसीईआरटी बात करती है किसकी, मायोग्लोबिन की और रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर की। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो स्केलेटल सिस्टम से ही पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जितने भी डायग्राम्स दिए गए ना उन डायग्राम्स को याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, बट वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। आप ना मार्कर्स क्रिएट कर सकते हो। मार्कर से मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे एथमॉइड दी गई है और स्फिनॉइड दी गई है, तो अगर आपको ये समझना है ना तो आप अपने खुद के हिसाब से ऐसे कोई मार्कर सेट कर सकते हो, या ऐसा कुछ निमोनिक याद कर सकते हो जिससे आपको याद हो जाए कि हाँ ये बोन स्फिनॉइड है और ये बोन एथमॉइड है, आपको ये याद हो जाए, ठीक है। बट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फेशियल बोन से अभी तक नीट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सो एक चीज़ बचती है, नीट यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, बिकॉज एनसीईआरटी का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बट क्वेश्चन नहीं आया तो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फेशियल बोन से। फिर जैसे एनसीईआरटी ने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड करके आपको पढ़ाया है ना, वैसे ही आपको पढ़ना और वैसे ही आपको याद रखना है। स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड करो अपेंडिकुलर एक्सियल में, और लिम्स अपेंडिकुलर को डिवाइड करो लिम्स और गर्डल्स में, और फिर एक्सियल को फर्दर डिवाइड करो। कहने का मतलब ये है कि आप जब डिवाइड कर करके पढ़ोगे ना तो आपको याद रखने में आसानी होगी। बाकी ये सब याद करने की चीज़ें हैं, आप एक साइड में ना एक पेज पे लिख लो। आई बिलीव आप आधे पेज पे पूरे के पूरे, अगर छोटे में लिखो तो पूरे पूरे स्केलेटल सिस्टम की बोन्स के नाम प्लस जो बोन्स वगैरह के नंबर्स वगैरह हैं जो आपको याद रखना है वो आप लिख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करना आपको, मतलब डिफ्रेंशिएट कर करके पढ़ना है कि हाँ ये चीज़ इससे ऐसे अलग है, ये चीज़ इससे ऐसे अलग है।
तो आपको डिफ्रेंशिएट कर करके याद रखना है, प्लस एक क्लासिफाइड वे में याद रखना है, ठीक है, मतलब जो पूरा कैटेगराइज्ड वे है उसमें याद रखना है। डायग्राम्स मैंने आपको पहले ही बोला कि डायग्राम्स हर इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप एक चीज़ याद रखो कि जो कॉमन बोन्स हैं उनके नाम याद रखो। फॉर एग्जांपल क्लाविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, आप जो नॉर्मली बोन्स देखते हो ना, आपको जो दिखाई दी जाती है उनके नाम याद रखो। फिर पेल्विक और पेक्टोरल गर्डर जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस दिए गए हैं, कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं और कुछ कैविटीज़ दी गई हैं, तो आपको उन प्रोसेसेस और उन कैविटीज़ के नाम याद होने चाहिए जो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज क्या करना है एग्जामिनर को एक प्रोसेस का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई एक्स प्रोसेस है, एक्स प्रोसेस आर्टिकुलेट्स विद, ठीक है, एग्जामिनर का क्वेश्चन बन गया और उसको 4 ऑप्शन देने हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाना इतना आसान हो जाता है, इसीलिए स्केलेटल सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहे। फिर हम बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स में वही चीज़ें जैसे एनसीईआरटी ने आपको पढ़ा है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ो कि जॉइंट्स के क्या क्या टाइप होते हैं, फिर ये पढ़ो कि उन टाइप्स में उनको क्लासीफाई करने का बेसिस क्या है। आपको कोई भी आप टाइप या कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है उस क्लासिफिकेशन में, उन टाइप्स में। फिर जो साइनोवियल जॉइंट्स है ना, तो साइनोवियल जॉइंट्स में आपको फर्दर एक क्लासिफिकेशन दी गई है जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स के आपको टाइप्स बताए गए हैं। तो इसमें आपको क्या याद करना है ना, आपको ये याद करना है कि वो टाइप का नाम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या पाइवट जॉइंट या सैडल जॉइंट, फिर आपको उनके एग्जाम्पल याद करने हैं कि जो बॉल एंड सॉकेट है उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रख लीजिए, बहुत है। और दूसरी चीज़ उनकी लोकेशन, कि ठीक है यार एटलस, अब कई तो ऐसे होते हैं, मतलब पाइवट जॉइंट कहाँ होता है, एटलस और एक्सिस में होता है, बट एटलस और एक्सिस क्या है हमें ये नहीं पता, तो आपको ये भी चीज़ नहीं होनी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ होते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या हिंज जॉइंट में ये पहचानना आसान होता है, बट जो सैडल जॉइंट या पाइवट जॉइंट होते हैं उनमें ना ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि वो मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, उन जॉइंट्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, उसे भी आपको समझना है। फिर बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। तो डिसऑर्डर्स में आपको क्या करना है ना, आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से डिसऑर्डर याद किया कोई, ठीक है, तो आपको डिसऑर्डर का नाम याद आएगा, फिर आपको ये देखना है उसका कॉज क्या है, कि क्या है जो उसे कॉज करता है, उस क्या कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है उसके सिम्टम्स, ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है उसके सिम्टम्स। आपको इस वे में याद करना है तीनों चीज़ों को। अगर ऐसे याद करोगे तो आपको स्कीमेटिकली अच्छे से याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। नहीं तो कईयों के साथ ये होता है कि वो पढ़ते तो बहुत है बट लास्ट में आगे चीज़ें भूल जाते हैं। रीज़न यही होता है कि उनमें स्कीम नहीं होती, एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होता उनके याद करने का। सो दिस वॉज इट फॉर द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे स्कीमेटिक वे में याद रखें और अपना रिविजन कंटिन्यूस रखें नीट के लिए। थैंक यू।